I'm starting with the summary of a new chapter, which is called as internal trade. Now, what is internal trade all about? सबसे पहले चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, दैट इज आपका बिजनेस के बारे में जब हमने पढ़ा था, द वेरी फर्स्ट चैप्टर. In that chapter, we had studied that business comprises of industries and trade. याद होगा आपको, you might remember. जो पहला चैप्टर था वो उसने कहा था कि बिजनेस का मतलब होता है इंडस्ट्री, यानी कि जो प्रोड्यूस करता है, और दूसरा होता है आपका खरीदना और बेचना. अब जब हम ये खरीदना और बेचना बोलते हैं तो दिस कैन बी इन डिफरेंट वेज. हम इंडिया के अंदर चंडीगढ़ से पापड़ लाकर मुंबई में बेच सकते हैं, राइट. दूसरा, हम इंडिया में प्रोड्यूस करके किसी और कंट्री में भेज सकते हैं, या किसी और कंट्री से खरीद कर इंडिया में बेच सकते हैं. एंड इनको हम लोग डिवाइड करते हैं इनटू इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड. यानी कि जो ट्रेड आपका डोमेस्टिक मार्केट में होता है, जिसका बेचना और खरीदना दोनों ही डोमेस्टिक मार्केट में है, यानी कि विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री है, उसको हम इंटरनल बोलते हैं, क्योंकि दैट इज विद इन इंडिया, विद इन द कंट्री, विद इन द नेशन. और जिस चीज को हम दूसरे देशों से लाकर या अपने देश से दूसरे देश में बेचेंगे, that would comprise of the international trade, which is your next chapter. Now, internal trade chapter, as per your syllabus, is very long. I repeat that internal trade, as per your syllabus, is very long. बहुत लंबा chapter है. Let me share the syllabus with you. This is the syllabus for your this chapter. The very first is what is the meaning of internal trade. Then इंटरनल ट्रेड में हमारे आ जाते हैं होलसेलर्स एंड रिटेलर्स. पहला जो हमारा पड़ाव है वो है होलसेलर एंड रिटेलर. नाउ होलसेलर के अलग अलग फंक्शंस. होलसेलर जो है वो लोगों को कितना फायदा करता है, एंड जो मैन्युफैक्चरर्स है यानी कि जिनसे वो खरीदता है उनको क्या फायदा करता है. द सेम थिंग इज ऑफ द रिटेलर ऑल्सो. रिटेलर की वजह से जो होलसेलर जहां से वो खरीदता है उनको क्या फायदा होता है, एंड कंज्यूमर्स को क्या फायदा होता है. देन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड. मतलब जब आप रिटेल, अब होलसेलर्स में तो आपके अलग अलग शॉप नहीं होते हैं, लेकिन रिटेलर्स के आपके अलग अलग शॉप्स होते हैं. जिस रिलायंस मतलब कि मॉल से आप खरीदते हो वो भी एक रिटेलर है. आपके घर के पास में, इफ यू हैव दैट रिलायंस, आपके घर के पीछे जो मतलब की है सुरक्षा के पीछे, वो भी एक रिटेल दुकान है. जो छोटी छोटी दुकानें हैं आपके घरों के पास जहां से आप राशन लेकर आते हो, वो भी रिटेल है. तो जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिटेल शॉप्स है, रिटेल का मतलब हो जाता है जहां आपको अलग अलग कंपनीज के अलग अलग ब्रांड्स के आपको सामान मिलता है. whether you say Blinkit or Zepto, they are all retailers. चाहे आप ब्लिंकिट कहो या मतलब कि जेप्टो कहो, दे आर रिटेलर्स. क्योंकि मान लो कि आपको चावल चाहिए तो दे वुड बी आस्किंग जो आपको इंडिया गेट का चाहिए, या फिर आपको फॉर्च्यून का चाहिए, या फिर आपको चार मीनार का चाहिए. यानी कि दे आर कीपिंग थ्री डिफरेंट कंपनीज. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, विच इज इन फैक्ट द ट्रिकीएस्ट पार्ट इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर का सबसे ट्रिकीएस्ट पार्ट ही यही है, क्योंकि इसमें आपको एक एक रिटेलर को आइडेंटिफाई करने को आता है. जो आपके घर के बाहर सब्जी ले लो बेच रहा है वो भी रिटेलर है. जो आपका कपड़ा सी रहा है टेलर, जो आपके मतलब कि जूतों को सी रहा है मोची, वो भी रिटेलर है. तो इनके अलग अलग नाम. मोची किसके अंदर आता है? आप किसी मेट्रो स्टेशन में जाते हो, आपको प्लेटफॉर्म पर लोग सामान बेचते हुए दिखाई देते हैं, वो भी रिटेलर है. तो वो किसके अंदर आता, उसको हम क्या बोलते हैं? देन डिपार्टमेंटल एंड चेन स्टोर जो है, इनके बीच का डिफरेंस. डिपार्टमेंटल मतलब जब आप
मॉल जाते हो तो वहां ग्रोसरी डिपार्टमेंट, क्लोथिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट होता है, क्रोमा, वो भी डिपार्टमेंटल है। एंड चेन स्टोर्स होते हैं जो कंपनी के अपने, व्हाट यू कॉल एज कंपनी ओन्ड, जो मतलब की शोरूम्स वगैरह होते हैं, वो भी आपका डिपार्ट मतलब की वो है। तो उनमें क्या डिफरेंसेस है, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ योर एग्जाम, ये भी आपके आता है पेपर में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the most important and one more important question that comes from this exam paper is this chapter is GST. पढ़ते हो आप लोग भी जीएसटी क्या होता है? यू हैव हर्ड इट अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये क्यों लागू किया गया था, वन नेशन वन टैक्स क्यों किया गया था, ये भी आपका। तो इसके कंसेप्ट क्या है, अलग अलग तरीके के जो जीएसटी लगते हैं, मतलब देर आर डिफरेंट स्लैब्स ऑफ मतलब की जीएसटी, 5%, 8%, 12%, 18%, 25%। तो कौन सा सामान किसके अंदर आता है, व्हाट इज दैट, ये सब कुछ आपका इस चैप्टर के अंदर है। तो यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि ये चैप्टर काफी लंबा चलेगा। अगेन जस्ट लाइक द लास्ट चैप्टर, ये भी काफी लंबा चलेगा। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। इस चैप्टर से 90% आपकी लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। All the important concepts like difference between chain stores and departmental stores, then आपके जो identification है वो आ जाता है in the short questions, and then GST और उसका जो मतलब कि वो है objectives है, that is again a long question. This there some one on मतलब कि leaving few, you normally have the direct questions from this chapter, right? So this is what the chapter says, internal trade. To begin with, इंटरनल ट्रेड का मतलब हो जाता है द ट्रेड दैट मतलब की टेक्स प्लेस इनसाइड द बाउंड्री ऑफ अ नेशन। ये इसका डेफिनेशन है। यू विल बी स्टडिंग दिस इन योर एनसीईआरटी। एंड व्हेन वी से इंटरनल ट्रेड, तो उसके अंदर आपके दो ट्रेड्स मेन है। एक है जो लोग सीधा सीधा मैन्युफैक्चरर से मतलब कि जो जहां ये चीजें पैदा होती हैं, जहां ये चीजें बनती हैं, यानी कि फार्मर से लेते हैं, ऑन बल्क में खरीद के लेते हैं, वो होते हैं होलसेलर्स। इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली, आपको पता होना चाहिए जो होलसेलर मार्केट है हमारे यहाँ पर, सबसे बड़ा मार्केट वो है आपका खारी बौली, सदर बाजार। इफ यू गो ओवर देयर, you will find a number of trucks standing, जो मैन्युफैक्चरर्स या फार्मर से सामान लाते हैं एंड दे स्टोर इन देयर गोदाम। और इन होलसेलर से, ये होल मतलब कि थोक भाव में ले आते हैं, इनसे जो आपके छोटे छोटे दुकान वाले होते हैं, नॉर्मली दे बाय इट इन स्मॉल क्वांटिटी, अपने साइज के अकॉर्डिंग, अपने एरिया के अकॉर्डिंग, दे जस्ट टेक इट and then they would be selling to the consumers. Normally, generally, class 11, generally हम जो है मतलब की होलसेलर्स डायरेक्टली कंज्यूमर से डील नहीं करते। होलसेलर जो होते हैं, दे आर द what we say कि they are actually the link between manufacturers and retailers. वेरस जो रिटेलर होता है, ही और शी जो है, ही इज द लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। कंज्यूमर जो होता है, जो हम लोग होते हैं, वी बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द रिटेलर्स, नॉट फ्रॉम द होलसेलर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि होलसेलर नॉर्मली एक ही तरीके का जो मतलब की प्रोडक्ट है वो रखेगा। मतलब अगर मैं चावल की डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, चावल की होलसेलर हूँ, तो आई विल बी हैविंग ओनली राइस। मे बी आई एम ओनली द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी या 2 और 3 कंपनीज। मैं सिर्फ जो हूँ इन 3 कंपनीज की मतलब की डिस्ट्रीब्यूटर, मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की और इनकी हूँ।
So I'll be buying the products in a large quantity and selling to those retailers जिनको इस कंपनी के या वो प्रोडक्ट चाहिए. और रिटेलर के पास हर तरीके का सामान होता है as per the consumer's need. The very first. Now the second is, what services do the wholesalers give to different people? One of the most repeated questions in your exam. One of the most repeated question in your exam कि wholesalers क्या services देते हैं. As I said, wholesaler जो होता है वो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच की कड़ी है. So he provides some services to the manufacturers and some services to the retailers. Today, as I'm doing it only with the PPT, I'm going to only summarize the chapter. You would be doing it at length. तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर को क्या पता है कि किसको कितनी जरूरत है. टेल मी, हाउ डू द मैन्युफैक्चरर्स कम टू नो कि भाई मेरा जो ये वाला प्रोडक्ट है, नाउ द कंपनी मे बी प्रोड्यूसिंग 3 थिंग्स, लेकिन उनकी कौन सी चीज सबसे ज्यादा बिक रही है वो उनको पता लगता है थ्रू द सर्वे एंड थ्रू द होलसेलर. होलसेलर कितना प्रोड्यूस मतलब कि खरीद रहा है वो बताता है कि उनके कंपनी की कौन सी चीज सबसे ज्यादा सेल आउट हो रही है. सेकेंडली, होलसेलर सामान को खरीदता है. देयरफॉर अगर वो सामान ना बिके, कभी कभी the manufacturer may not take it back and he has to bear the risk. Third, in many cases wholesalers टाइम मतलब कि एडवांस पेमेंट देते हैं कंपनीज को, मैन्युफैक्चरर्स को कि उनको ये सामान चाहिए. मतलब दे असिस्ट इन द फाइनेंशियल वे टू द मैन्युफैक्चरर्स. देन दे गिव देयर एक्सपर्ट एडवाइस. मतलब कंज्यूमर से रिटेलर को आता है, रिटेलर से मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर को आता है या होलसेलर को आता है कि भाई कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज अच्छी नहीं है. जो चीज नहीं बिकती है देन दे टेल. देन दे ऑल्सो हेल्प इन मार्केटिंग, मतलब उस चीज को बेचने में जो भी उनको चाहिए. मतलब इफ दे हैव टू गिव द एडवर्टीजमेंट, इफ दे वांट टू, वो भी वो हेल्प करते हैं. एंड अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो इज देयर. मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करता, होलसेलर उसे खरीदता, मैन्युफैक्चरर उसे प्रोड्यूस करता, होलसेलर उसको करता है. एंड दे स्टोर टिल द रिटेलर्स डोंट बाय इट. मैन्युफैक्चरर से लोग नहीं खरीद के लाते हैं, दे बाय इट फ्रॉम द होलसेलर. नाउ he also gives some services to the retailers. For example, रिटेलर को गुड्स चाहिए, वो कौन देगा? होलसेलर. और हर एक कंपनी में क्या होता है बच्चे, नॉर्मली मैं बता रही हूँ, मान लो एक कंपनी है, एक्स कंपनी, वो क्या करती है, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर्स को अपॉइंट करती है. मतलब नॉर्थ जोन का ये होगा, साउथ जोन का ये होगा, वेस्ट जोन का ये होगा, ईस्ट जोन का ये होगा. तो इट इज द होलसेलर जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो गुड्स जो है दे आर टेकन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एंड सोल्ड टू द रिटेलर्स. मार्केटिंग सपोर्ट वो होलसेलर को भी देता, सॉरी मैन्युफैक्चरर को भी देता है एंड रिटेलर्स को भी देता है. देन जैसे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि उनको एडवांस पेमेंट देता है, उनको एडवांस पेमेंट देता है कि भाई आप जो हो इतना सामान हमें चाहिए टू द मैन्युफैक्चरर, उसी तरीके से रिटेलर्स को वो क्रेडिट फैसिलिटी देता है. यानी कि दे में पे द, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में, ट्रेड क्रेडिट, जिसको हमने बिजनेस फाइनेंस में पढ़ा था ट्रेड क्रेडिट, वो यही है. मतलब आफ्टर सेलिंग द गुड्स the retailer can pay back the wholesaler. He also gives the specialized knowledge. अगर कंपनी नई चीज बना रही है तो उसको भी वो बताता है. रिस्क शेयर करता है, सामान नहीं बिका, देन he may take back. I'll tell you one very simple example. अभी फिलहाल के लिए जो हमारा अभी टाइम है, this is the time when normally we buy the books.
ये वाला जो टाइम होता है ये बुक्स का हमारा खरीदने का टाइम होता है, दैट्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इफ यू गो टू इन द जनवरी, अगर आप जाओगे ना दुकान वाले के पास, मोस्ट ऑफ द मतलब की बुक शॉप्स बोलेंगे आपको कि वी आर नॉट हैविंग द बुक, हमने मतलब की वापस कर दिया। इस तरीके से फॉर सर्टन पीरियड ही में गिव द मटेरियल, और वो नहीं बिकता है किसी वजह से, तो वो उस रिस्क को बराबर शेयर करता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल? लार्ज स्केल में जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी कीमत कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। सो ही हेल्प्स, जैसे जैसे छोटे छोटे से आपके मतलब कि देयर माइट बी 10 रिटेलर्स अंडर हिम, 100 रिटेलर्स अंडर हिम, मैनेज करता है। इन सम केसेस, नॉट इन ऑल द केसेस, ही आल्सो गिव्स द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, मतलब सामान को पहुंचाने का जो काम है वो भी करता है। तो दिस इज हाउ अ मतलब कि जो होलसेलर है वो काम करता है। नाउ व्हेन वी कम टू द रिटेलर्स, रिटेलर्स भी अपना काम करते हैं, दे आर आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। रिटेलर्स जो होते हैं दे आर द लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर्स। मैन्युफैक्चरर, ये भी हम पढ़ेंगे, ये यहाँ पर आप देखोगे ऑन द राइट साइड। तो सबसे पहले जहां से वो खरीद रहे हैं, इफ दे आर बाइंग इट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, आजकल कुछ कंपनीज जो है दे आर स्टार्टेड, देन दे मे गो फॉर, उनसे मतलब कि उनको हेल्प करते हैं। और अगर वो रिटेल होलसेलर से खरीद रहे हैं, देन दे हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स। आप एक सामान खरीदना है, आपको 5 किलो आटा खरीदना है, 10 किलो आटा खरीदना है, डू यू गो टू द मैन्युफैक्चरर की भाई 10 किलो आटा बांध दे? नो, आप लोकल शॉप पर जाते हो। आपको साबुन खरीदना है, आपको फेस वॉश खरीदना है, डू यू गो टू द मैन्युफैक्चरर की भाई जरा एक फेस वॉश निकाल के देना? नो, यू गो टू द लोकल शॉप। तो जो रिटेलर है ही इज द वन हु इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल एज मतलब कि रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग आउट दोज गुड्स। रिटेलर्स की एक अच्छी चीज क्या होती है, जो छोटे शॉप्स होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मॉल शॉप्स, वहां आपका पर्सनलाइज्ड सेलिंग होता है। sometimes they even help you to choose the product, sometimes they tell the qualities of the product, then enable large scale operation, मतलब अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के नीचे 100 रिटेलर्स हैं, तो 100 रिटेलर्स मिलके एक होलसेलर को बना रहे हैं, यानी कि मतलब कि ऑन अ लार्ज स्केल आपकी रिटेलर्स हेल्प करते हैं टू सेल आउट द प्रोडक्ट। एक आप देखो एक कितने ग्रोसरी शॉप्स हैं इन अ लाइन। कलेक्टिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर्स का डिमांड होता है, कंज्यूमर्स का डिमांड होता है भैया ये नहीं वो चाहिए, वी आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ फेस वॉश, वी आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ, एंड हेल्प इन प्रमोशन। कैसे प्रमोशन में हेल्प करते हैं, हाउ डू दे प्रमोट? समटाइम्स आपने देखा होगा आपके जो आसपास में दुकान है उनके बाहर एक छोटा सा कियोस्क लेकर बैठे होते हैं लोग, वो आपको टेस्ट करवाते हैं, वो आपको टेस्ट करवाते हैं, दे हेल्प। नाउ मतलब कि इस तरीके से जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है उसको सारे फायदे मिल जाते हैं। मतलब इट इज द रिटेलर जो ये काम कर रहा है कंज्यूमर के साथ, और ये सारी खबर वो देता है होलसेलर को, एंड उसी के अकॉर्डिंग होलसेलर जो है मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है। किस एरिया में, किस जोन में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा है वो रिटेलर के थ्रू ही पता लगता है। नाउ फॉर द कंज्यूमर्स, फॉर अस, इट इज अ लोकल शॉप फ्रॉम वेयर वी आर रेगुलरली गेटिंग दोज थिंग्स। नए प्रोडक्ट्स आते हैं उनके बारे में बताना, समटाइम्स दे मे बी गिविंग यू द क्रेडिट फैसिलिटी, आपको हेल्प करते हैं सेलेक्ट करने में। एंड आफ्टर सेल सर्विस इज नॉट फॉर ऑल द प्रोडक्ट, लाइक इफ यू से मैम मोबाइल की तो नहीं मिलती है, यस मोबाइल्स वगैरह को नहीं मिलता, लेकिन दे हेल्प यू टू गेट दो सर्विसेज। नाउ अब आता है आपका जो मैंने आपको बताया था ट्रिकी पोर्शन।
रिटेलर जो है मतलब कि होलसेलर्स हमारे अलग अलग नहीं होते। इवन दो आप कहीं पर देखोगे तो आप देखोगे कई जगह पे लिखा होता है होलसेलर, होलसेल की शॉप। होलसेलर हमेशा होता बेटा द वन हु इज डीलिंग इन वन और टू प्रोडक्ट्स ओनली, मतलब वन टू मैक्स तीन सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट। लाइक अगर मैं होलसेलर हूं तो मेरा सारा सिर्फ और सिर्फ जूस का होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा जो है आई मे बी सेलिंग ग्रेन्स। इट्स नॉट लाइक कि मैं ग्रेन भी बेच रही हूँ, मैं पल्सेस भी बेच रही हूँ, मैं शैम्पू भी बेच रही हूँ, नो, देन आई बिकम अ रिटेलर। मतलब ये तो हम लोगों ने गिमिक बना दिया है, बट जो होलसेलर का जो डेफिनेशन है वो ये है कि द पर्सन द मतलब कि द कंपनी विच इज डीलिंग इन वन और टू या सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो बल्क में करते हैं। नाउ जो आपके रिटेलर्स होते हैं वो अलग अलग है। एज आई सेड, आपके घर के बाहर जो सब्जी बेच रहा है वो भी रिटेलर है। आपके पास घर के पास में अगर रिलायंस फ्रेश है वो भी रिटेलर है। आपके घर के पास छोटी सी दुकान है जहां से आप जाकर अपने लिए मैप और अपने लिए अकाउंट्स की नोटबुक लेकर आए हो वो भी रिटेलर है। और जो मोची है, वॉच रिपेयरर है, या फिर प्लेटफॉर्म पर जो सामान बेच रहा है वो भी रिटेलर है। तो यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रिटेल बिजनेस। और यही आपका ट्रिकी है क्योंकि ये जितने लिखे हुए हैं ना ये आपके पेपर में आइडेंटिफाई करने को या एमसीक्यू दोनों में से किसी एक में आ सकता है। द वेरी फर्स्ट इज फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, यानी कि फिक्स्ड शॉप मतलब जिनकी दुकान फिक्स्ड है, चाहे वो रेंट पर है चाहे वो उनकी खरीदी हुई है, वो है फिक्स्ड शॉप। देन सेकंड आपका आता है आइटरेंट। सेकंड आपका आता है आइटरेंट। आइटरेंट का मतलब हो जाता है, आइटिनरेंट का मतलब हो जाता है जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। फिक्स शॉप में आपके जनरल स्टोर्स जहां आपको सब कुछ मिल जाता है, यू मे बी गेटिंग द लोकल स्मॉल टाइम मेडिसिन, देन यू मे बी गेटिंग द स्मॉल मतलब आपको जो है शैम्पू वगैरह सब कुछ मिल जाए। सिंगल लाइन स्टोर्स यानी कि एक ही जैसा प्रोडक्ट, जूते हैं तो जूते, स्पेशलिटी जूतों में भी बच्चों का फर्स्ट क्राई। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स जिन्होंने स्टॉल्स स्ट्रीट में लगा रखे हैं। सेकेंड हैंड गुड्स, आजकल ये कंसेप्ट आ गया है। सेकेंड हैंड के अंदर आपके जो है वो ओलेक्स, कार 24, कार 24 सेकेंड हैंड गुड्स। आपके जितने भी मारुति ट्रू वैल्यू सेकेंड हैंड गुड्स है, तो दे आर फिक्स्ड। नेक्स्ट आपके अंदर आ जाता है आइटिनरेंट। आइटिनरेंट का मतलब कौन है? द वन विच आर मतलब कि हॉकर्स। हॉकर्स मतलब जो रेड़े में जा रहे हैं आवाजें लगाते हुए। पेडलर्स, पेडलर मतलब जो पैदल चल के बेचते हैं, यानी कि सब्जी वाला जो भी। मार्केट ट्रेडर्स, दिलशाद गार्डन रहते हो, ट्यूसडे मार्केट। इफ यू आर स्टेइंग नियर जीटीबी एनक्लेव, थर्सडे मार्केट। शादरा, फ्राइडे मार्केट। झिलमिल, मंडे मार्केट। तो ये जो मार्केट ट्रेडर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स और पेवमेंट यानी कि जो प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म मतलब इट मे बी द बस स्टॉप, इट मे बी द रेलवे स्टेशन। नुक्कड़ की दुकान हम बोलते हैं चीप जैक्स, यानी कि आपके मोची, आपके जो मोची, दे आर चीप जैक्स। तो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इनके कोई भी अपना मतलब कि दे डोंट हैव देयर ओन शॉप्स, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। चाहे वो गाड़ी में मूव कर रहे हैं, मतलब कि चाहे वो ठेला लेकर मूव कर रहे हैं, चाहे वो अपने पीछे मूव कर। Then we would be studying about the small retailers, large retailers, departmental store, chain store और multiple store जो मैंने आपको बताया था. And this is the one question which has been repeatedly coming in the exam. That is, large store के अंदर आपके आ जाते हैं departmental. Now departmental and chain store जो है देखने में बड़े ही
मतलब अगर आप पढ़ते हो तो आपको बड़ा ही लगेगा कि मैम ये तो बिल्कुल बस एक जैसे है। डिपार्टमेंट मत का मतलब हो जाता है ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवेयर, ज्वेलरी। मतलब जब आप क्रोमा में जाते हो, रिलायंस में जाते हो, रिलायंस का जो मेन है ट्रेंड्स, तो वहां पर यू आर हैविंग डिफरेंट। देन आपका मैक्स, विशाल। हमारे यहाँ पर हम उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, बट नॉर्मली दे आर डिपार्टमेंटल। नॉर्मली ऐसे जो आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, दे आर लोकेटेड इन अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। आपके घर के आसपास होगा, लेकिन सेंट्रल लोकेशन में होगा जहां चारों तरफ से लोग आ सकते हैं। इफ यू सी मोर, मोर के जो मतलब की आउटलेट्स हैं, दे आर नॉट एवरीवेयर। देन दे प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज। ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, दे आर ओन्ड बाय बिग कंपनीज। कॉर्पोरेट मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो डायरेक्टली मार्केट उसे मैन्युफैक्चर से खरीद कर अपने यहाँ पर बेचती हैं। बिग बाजार, वंस इट वाज। एलिमिनेट द मिडिल मैन, क्योंकि वो डायरेक्टली वहां से खरीद कर अपने पास बेच रही है, तो जो मिडिल मैन को पैसा देना पड़ रहा है वो एलिमिनेट होता है। एंड इनके लिए क्या होता है, व्हेन दे आर बाइंग द प्रोडक्ट, आप रिलायंस के इस वाले आउटलेट में बाय करो या दूसरे आउटलेट में, आपको सेम सामान सेम रेट पर मिलेगा। बिकॉज ये लोग जहां से भी खरीदते हैं, जहां से भी ये लोग प्रोक्यूर करते हैं, एक साथ खरीदते हैं और अपने अलग अलग डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर रखते हैं। दे बाय इट फ्रॉम द सेंट्रलाइज्ड एरिया, मतलब एक ही जगह से परचेस होता है। एंड देन दे कीप इन डिफरेंट, जहां जहां उनके लोकेशंस हैं, जहां लोकेटेड है वहां पर वो रखते हैं। यानी कि इनका वेयर हाउस सेंट्रलाइज होता है। ऐसा नहीं कि दिलशाद गार्डन वाला यहाँ से खरीद रहा है, वो वहां से खरीद रहा है, ऐसा नहीं होता है। मेन जो कंपनी है वो खरीदती है एंड देन दे रीलोकेट। एंड दे ऑल्सो हैव लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स। डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जो सबसे खासियत होती है, सबसे पहले तो भाई बड़ा होता है, तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स भी आपके ज्यादा है। हम मर्जी से खरीद सकते हैं, मतलब देर आर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट। इफ यू वांट टू बाय से स्पाइसेस, तो आपके पास स्पाइस के भी ऐसे वेराइटीज आ जाते हैं। उसका नाम क्या है, दशहरा के 10 रावण की तरह, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये वो करके दे प्रोवाइड यू विथ सर्विसेज। बिकॉज ये लोग खरीदते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केटर्स, तो नॉर्मली लार्ज स्केल में होता है, तो कॉस्ट आपका फैक्टर कम पड़ता है। अलग अलग तरीके से सेल्स को प्रमोट करते हैं। एंड यू सी देयर मैनेजमेंट इज वेरी प्रोफेशनल बिकॉज दे आर ऑल कंपनीज। ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, दे आर कंपनीज। लाइक मोर इज बॉट बाय आई थिंक टाटा, नहीं, इट हैज बीन बॉट बाय अमेजन। अर्लियर इट वाज टाटा, अब ये अमेजन ने खरीद लिया है। टाटा क्लिक ऑनलाइन में जो है, दैट्स टाटा क्लिक, दैट इज ऑफ टाटा। तो ये दे आर ओन्ड बाय द कंपनीज। So definitely when they are providing you the services, when they are providing you the goods, so they are very particular. But पर्सनल अटेंशन नहीं होता। पड़ोस की दुकान में तो आप बोल के आ सकते हो, भाई अभी देके जा रहा हूँ पैसा, पूछ सकते हो। हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, बड़ा एरिया, एसी, बड़ी बड़ी जगह, हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। there have been many outlets which had to be जो easy day था पहले, which was under big bazaar, it was closed। and sometimes a location may not be convenient, not everyone may not be able to go। हम पड़ोस में जाकर सामान खरीदना पसंद करते हैं, not to a far off place। now comes chain और multiple store। यानी कि ये आपका जो है डिपार्टमेंटल जैसा होता है, लेकिन उनसे थोड़ा कम होता है। दे आर नॉर्मली लोकेटेड नियर आवर ओन लोकेशन। जैसे आपके घर के पास जो रिलायंस है, दैट इज रिलायंस फ्रेश, वो आपका चेन स्टोर है। और जो रिलायंस का जो बड़ा मॉल्स में होता है, वो आपका डिपार्टमेंटल आ जाता है। बाटा चेन स्टोर्स।
लोकेटेड इन पॉपुलेटेड लोकेलिटीज, सेम उनका जो परचेज होता है इट इज सेंट्रलाइज्ड, कंट्रोल भी सेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब इनकी इन्वेंट्री जो होती है, स्टॉक जो होता है, वो आपका थ्रू द कंप्यूटर मैनेज होता है। अगर आप कभी रिलायंस गए हो तो आप वहां पर देखोगे वो लोग कंप्यूटर पे जो है एंट्री डालते ही रहते हैं। सेल्स आपका कैश, मतलब इट्स नॉट, क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो देयर बट दे डोंट गिव यू क्रेडिट। जैसे लोकल शॉप में तो भाई हिसाब में लिख ले, वो नहीं होगा। रेगुलर इंस्पेक्शन इज डन, सेंट्रली फिक्स प्राइस वो आपका डिपार्टमेंटल में भी रहता है, लेकिन डिपार्टमेंटल क्या होता है ना, कई बार अगर इफ दे हैव टू सेल आउट द प्रोडक्ट दे गिव द डिस्काउंट आल्सो। एंड विंडो ड्रेसिंग मतलब सजा धजा के रखते हैं, so that you are attracted. Same, they also give elimination of middleman, economies of sale. नॉर्मली उनका कैश सेल्स होता है और कम क्वांटिटी रखते हैं, तो बैड डेट्स यानी कि जो कर्जा होता है वो तो होता ही नहीं, बिकॉज दे डोंट गिव क्रेडिट। ट्रांसफर ऑफ गुड्स, रिस्क लेस, कॉस्ट भी लेस, एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हो जाता है देर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी, सर्विसेज भी। अगेन लिमिटेड है तो लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स। आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे आपको 4 वेराइटी मिलेंगी, यहाँ हो सकता है आपको 2 मिले। इनिशिएटिव इज लेस बाय द स्टाफ, पर्सनल टच यहाँ पर भी नहीं रहता, बिकॉज यू आर हैविंग सेल्फ सर्विस, you are having the self service. Difficult to change demand, no credit facility, and you need to invest a lot. This hardly comes, but still आजकल भी मैं देखती हूँ इन मतलब कि ऑन द टीवी, ये जैसे चैनल खोलते हैं वो आता है ना एक मेल ऑर्डर बिजनेस, यानी कि व्हेन यू आर ऑर्डरिंग थ्रू द मेल, दिस इज ऑल्सो वेन यू आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लेते हो, वो भी कहीं ना कहीं मेल ऑर्डर के तरह होता है। जो आपके मेल ऑर्डर्स होते हैं, पहले तो ये बहुत होता था, पीपल जो है दे वुड बी सेंडिंग द वीपीपी। वीपीपी का मतलब होता है पहले पैसे भेजना, एंड देन व्हाट दे वुड बी सेलिंग, दे वुड बी सेंडिंग द थिंग्स थ्रू द पोस्ट, not through the courier but through the post. They don't use a courier service, क्योंकि कुरियर में आपके चार्जेस लगते हैं। जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो लोग कुरियर यूज करते हैं, एंड कुरियर के अंदर आपके चार्जेस लगते हैं। पोस्टल में आपका लेस चार्ज लगता है। लाइक अभी रिसेंटली, मतलब आई वाज जस्ट जोकिंग, वी रिसीव्ड अ पार्सल फ्रॉम वन ऑफ आवर रिलेटिव्स फ्रॉम चेन्नई। नाउ दे पोस्टेड दिस पार्सल ऑन 26th August, and we received it, I think, on 20th September. That was because that parcel comprised of some clothes and all. तो पोस्टल में तो आपका आराम से डिले होता है, लेकिन द चार्जेस वर ओनली 8 रुपीज। जो उन्होंने पे किया था वो था 8 रुपए, मतलब इट कंप्राइज्ड ऑफ सम साड़ी, सम मतलब की धोती एंड ऑल, और सिर्फ 8 रुपए लगे थे। लेकिन अगर आप कुरियर से भेजोगे तो 80 रुपए लगेंगे। तो लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब जो लोग मेल ऑर्डर से करते हैं, आजकल हमारे साउथ के अंदर अभी हमारे फंक्शंस चल रहे हैं, फेस्टिवल्स चल रहे हैं, तो वी हैव सब स्पेशल काइंड्स ऑफ स्नैक्स। सब लोग तो स्नैक्स नहीं बना पाते हैं, वो जो स्पेशल काइंड ऑफ होते हैं, तो मेल ऑर्डर से वो लोग बेचते हैं। तो वो व्हाट्सएप पर मतलब कि दे गिव द, वो कि आपको क्या क्या चाहिए, एंड देन दे मेक इट देमसेल्व्स, या दे प्रोक्यूर फ्रॉम द मार्केट एंड देन दे सेल। पहले हमें पैसा देना पड़ता फिर सामान आता है, तो बैड डेट्स नहीं होते, यानी कि कर्जा नहीं होता है, एंड दे कैन सेल टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड कन्वीनियंट। बट अगेन, आप मेल ऑर्डर में, मैं सामान, सामान की शक्ल तो बहुत अच्छी है, तो देखने में तो बिल्कुल कटरीना थी, बट जब वो आई थी तो वो मंजोलिका लग रही थी। दैट्स द प्रॉब्लम, देयर इज नो पर्सनल टच, you don't know what actually the product is. Then they need to spend a lot on promotion. आजकल तो भगवान की दया से WhatsApp status is there. No after sale service, no credit facility,
delayed delivery, as I said. This happened just with us, and we were actually joking. Actually में हम नहीं चाहते थे वो, और जब वो सामान हमारे पास आया ना, तो मैं उसको ट्रैक कर रही थी, तो मैं ट्रैकिंग पे जब नंबर डाल रही थी तो इट वाज शोइंग कि चेन्नई से निकल के वो ताम्बरम में गया है, वहां से वो निकल कर वहां पे गया है, सो इट वाज वेरी डिलेड. देयर माइट बी पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज, मतलब धोखाधड़ी होता, काफी होता. आपने पैसे दे दिए, उसके बाद अब्बा डब्बा चब्बा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मतलब कि यू कैन इवन स्किप ऑफ, अगर आप चाहते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बट इसको स्किप ऑफ नहीं करोगे. जीएसटी बहुत सुना होगा. जीएसटी हमारे इंडिया के अंदर काफी सालों से प्रपोज था, काफी सालों से. मतलब इवन जो ओल्ड हमारा जो मतलब की जो गवर्नमेंट था, इवन दे वर प्रपोजिंग दैट वी शुड हैव जीएसटी. एंड जीएसटी का मतलब क्या था कि पहले पहले क्या था, मतलब मैं दिल्ली में रहती हूँ, आप मतलब कि यू आर स्टेइंग इन हरियाणा, द थर्ड पर्सन इज स्टेइंग इन यूपी. अभी भी अगर आप देखोगे तो पेट्रोल जो है वो तीन, मतलब कि इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स. यूपी में महंगा है, मुंबई में उससे भी ज्यादा, महाराष्ट्र, वेर इज कंपेरेटिवली इट इज चीप इन हरियाणा और दिल्ली. तो पहले क्या होता था, सामान आपने जहां से खरीदा, मतलब जहां से आप सामान को रॉ मटेरियल को खरीद रहे हो, आई एम स्टार्टिंग विद द रॉ मटेरियल, एंड देन वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होने के लिए इट मे बी क्रॉसिंग मेनी स्टेट्स, और हर स्टेट का अपना एक टैक्स पॉलिसी होता था, जिसको हम लोग ऑक्ट्रॉय, चुंगी, अलग अलग नाम से जानते हैं, टोल टैक्स, अलग अलग नाम से जानते हैं. बिजनेस के लिए, इन द कमर्शियल फील्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंज्यूमर फील्ड, मतलब कि बिजनेस में. एंड जब मार्केट वो सामान बनता था, तो उसका जो कॉस्ट फैक्टर होता था वो डिफरेंट हो जाता था फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट स्टेट्स. आप कभी तेल देखना, ऑयल, एडिबल ऑयल, अभी तो फिर भी ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, इफ आई एम बाइंग द सनफ्लावर ऑयल इन दिल्ली इट वुड कॉस्ट मी 112 rupees. इफ आई एम बाइंग इट इन महाराष्ट्र it would be costing me only 95 rupees, and if I am buying it in somewhere other it would be 125 rupees. तो ये जो डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से जो आपके मतलब कि टैक्सेस में प्रॉब्लम आ जाती थी, उसके लिए द गवर्नमेंट प्रपोज्ड वन नेशन वन टैक्स. मतलब ये आपका जो है लो वो है, स्लोगन है, वन नेशन वन टैक्स. और ये जो वन नेशन वन टैक्स है, दिस इज कॉल्ड एज जीएसटी. दिस वॉज पास बाय द करंट एनडीए गवर्नमेंट. जब एनडीए गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त में इसको पास किया गया था. स्टिल नॉट ऑल द स्टेट्स हैव अप्लाइड, बट मैक्सिमम स्टेट्स ने इसको सपोर्ट किया था. पहले हमारे यहाँ पर इन दिल्ली वी यूज टू हैव अ टैक्स कॉल्ड वैट. वी यूज टू हैव अ टैक्स कॉल्ड वैट, वैल्यू एडेड टैक्स. यानी कि उसका मतलब कि जैसे आपने खाना खाया तो वो वैल्यू ऐड किया है, उसका टैक्स. तो एक कंज्यूमर को भी एक सामान पर अलग अलग टैक्सेस देने पड़ते हैं, और एक मैन्युफैक्चरर को भी रॉ मटेरियल्स पे देना पड़ता है, मशीनों पर देना पड़ता है, दूसरी चीजों पर देना पड़ता है, यानी कि दैट एडेड टू द कॉस्ट. एंड जो टैक्सेस होते थे वो डिफर करते थे. सो इसके लिए मतलब कि द नेशन मतलब इट वाज प्रपोज्ड सिंगल टैक्स विच इज कॉल्ड एज जीएसटी. जीएसटी के अंडर what they have done is they have differentiated the taxes and the tax slab. बहुत ध्यान से करना है. आई थिंक जीएसटी इज देयर इन योर इकोनॉमिक्स ऑल्सो, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने ये प्रोजेक्ट जीएसटी का बनवाया था इकोनॉमिक्स का एक बच्चे के लिए. इफ इट आई थिंक इट इज देयर इन योर इकोनॉमिक्स ऑल्सो, तो प्लीज डू कोरिलेट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जीएसटी इज अ गवर्नमेंटल, so you can use any language. तो इसमें इन्होंने तीन तरीके के टैक्सेस रखे हैं.
वन इज CGST, सेंट्रल, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है। दूसरा है आपका स्टेट गवर्नमेंट को जाता है SGST, एंड इंटीग्रेटेड, मतलब देर आर सम विच में बी आप वहां से खरीद के लाते हो फ्रॉम द एयरपोर्ट। एंड देन इसका क्या है, देर इज अप्लीकेबिलिटी ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स, और ये सोर्स से नहीं एंड को लेकर चलता है। मतलब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वी डोंट नीड टू पे डिफरेंट टैक्सेस एट डिफरेंट स्लैब्स, एंड इट इज बेस्ड ऑन द कंजम्पशन, आप कितना कंज्यूम कर रहे हो उसके बेस पर इसको लेकर, यानी कि एंड में देना पड़ता है, ना कि स्टार्टिंग से सोर्स से नहीं देना पड़ता। देन देर आर GST, देर इज GST ऑन इम्पोर्ट्स ऑल्सो, एंड जो GST के रेट्स हैं, एज आई सेड, विच इज कॉल्ड एज अ स्लैब, जिसको हम स्लैब बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कुछ चीजें ऐसी हैं बच्चे जिसपे आपका 5% आपका GST है, like milk. Now milk or salt is consumed by everyone, it is an important element of our food. तो अगर हम मिल्क के ऊपर ज्यादा GST डालेंगे तो उसकी जो कॉस्ट है वो तो ज्यादा हो जाएगा। सो मिल्क जैसी चीजें, मतलब जो कंज्यूम होती हैं, या बच्चों के प्रोडक्ट्स हैं जो ज्यादा यूज होते हैं, उन पे GST आपका कम होता है। एंड देन देर आर, उसको फिर वो लोग उन्होंने जो है 5%, 8%, मतलब 11%, 18 and 25 जो वो लग्जूरियस प्रोडक्ट्स है। अब अगर आप मान लो कि गाड़ी खरीदना चाहते हो, भाई जब आप गाड़ी खरीद रहे हो तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट आप पैसे वाले हो, चाहे आप EMI में खरीद रहे हो लेकिन आप पैसे वाले हो, तो दैट कम्स अंडर द लग्जूरियस प्रोडक्ट। देन आप ज्वेलरी खरीद रहे हो, देन इट कम्स अंडर मतलब की लग्जूरियस प्रोडक्ट, तो उनमें जो आपका GST होता है वो 18% या 25% होता है। जैसे आप कोर्सेज लेते हो, इफ यू आर टेकिंग द कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट मतलब की प्लेटफॉर्म्स, उस पर भी GST होता है। इफ यू आर गोइंग फॉर ट्रैवल एंड टूरिज्म, आप बाहर घूमने के लिए जा रहे हो, उस पर भी आपका GST होता है 18%। तो डिफरेंट स्लैब्स हैं फॉर द कंजम्पशन, कंज्यूमर बेस्ड आपका जो टैक्स, मतलब जो स्लैब है वो कम है, वेर एज फॉर द लग्जूरियस प्रोडक्ट इट इज 18 and 25%। बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं जो 25 में आते हैं, मैक्सिमम लग्जूरियस प्रोडक्ट्स आपके 18 में आ जाते हैं। आप घर खरीदते हो, आप मतलब कि कोई भी लग्जूरियस चीज खरीदते हो, दे ऑल आर हाई स्लैब। एंड देन ये जो GST है, पहले तो हम इसको पे करते थे, मतलब की जो टैक्सेस होते थे उसको पे करने के अलग अलग तरीके थे। अब क्या है कि दे हैव टेकन वन, उन्होंने उसको थोड़ा ईज आउट कर दिया है। आप इसको ऑनलाइन कर सकते हो, एंड देन वंस यू आर पेड इट, उसके बाद यू कैन ऑल्सो, अगर आपका जो है टैक्स स्लैब से ज्यादा आ रहा है, यू कैन क्लेम बैक ऑल्सो। मतलब वो जो ईज आउट है, पेइंग द टैक्स, गेटिंग द रिफंड, इट हैज बिकम वेरी इजी। हाँ, along with this I'll add one thing, even though GST is one nation one tax, लेकिन इन सब चीजों के लिए certain times there is what you call as corruption also. No doubt आप जब GST पे करते हो तो यू, मतलब कि जो कई बार आप देखना दुकान जाओगे ना, what they will say is, मैम आप बिना रिसीप्ट के खरीद लो, you should never buy. The reason is, when you are buying without receipt, that means वो जो दुकानदार है वो गवर्नमेंट को नहीं दिखा रहा कि वो सामान आपसे खरीदा गया, उससे खरीदा गया है। एंड अगर उस सामान में कभी कोई दिक्कत आएगी तो ही वुड नेवर कम बैक, वो कहेगा मैंने तो बेचा ही नहीं। यू वोंट हैव एनी प्रूफ, यू कैन नेवर टेक दैट टू द कोर्ट। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट GST आपको देना भी पड़े, देन ऑल्सो यू शुड ऑलवेज पे दैट, मतलब की दैट। क्योंकि कई बार लोग GST को अवॉइड करने के लिए दे गो फॉर द माल प्रैक्टिसेस। तो इन दिस चैप्टर, मतलब कि हम लोग जो है एट लेंथ with NCERT we are going to study what is internal or domestic trade, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आखिरी वाला है that would be the international trade. When it comes to the internal trade, तो इंटरनल में होलसेलर क्या है, रिटेलर क्या है। होलसेलर की डिफरेंट सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर एंड टू द रिटेलर,
अगेन रिटेलर के डिफरेंट सर्विसेज टू द होलसेलर एंड टू द कंज्यूमर्स. Then under wholesalers, we don't have different kinds of wholesalers. Under retailers, we have small shops, big shops, departmental, chain, itinerant यानी कि जो पैदल चलकर एक जगह पे जो those who don't have fixed shops वो अलग अलग तरीके के. What kind of products do they sell out? And then last but not the least, क्योंकि ये ट्रेड है, राइट? तो जब ये ट्रेड है तो ये लोग कैश रिसीट रखते हैं. इवन इफ दे आर सेलिंग थ्रू पीओएस, पॉइंट ऑफ सेलिंग, यानी कि जो मशीन में हम स्वाइप करते हैं, अगर हम उसके थ्रू भी सेल आउट करते हैं तो देन दे हैव टू कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स. और जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कल को आपका मन करता है कि आई वांट टू गो फॉर इंटरनल ट्रेड, आपको कोई सामान किसी स्टेट में सस्ता मिल रहा है, आप यहाँ पर बेचना चाहते हो, यू वॉन्ट टू टेक द डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑफ अ कंपनी और आप उस कंपनी का सामान बेचना चाहते हो, देन आप उस पोजीशन में द apart from the merit and demerit, you also need to know that most of the retailers have to pay the GST. हाँ, अगर मैं कहूँ कॉबलर को पे करना पड़ता, नो, दे डोंट कम अंडर द टैक्स स्लैब. बट फॉर अदर कंट्री, अगर आप किसी भी शॉप में जाओगे तो वहां पे उनका जीएसटी नंबर लिखा होता है. अगर आपने नोटिस नहीं किया तो अब नोटिस करना, वहां पर उनका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज यूआईएन नंबर एंड जीएसटी नंबर दिया होता है, वेदर इट इज अ लोकल शॉप और एन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल शॉप, सबको. तो इसका क्या फायदा है, व्हाई इट वाज इम्पोज्ड, व्हेन इट वाज इम्पोज्ड, दीज ऑल वी विल बी स्टडिंग in मतलब कि in detail in this chapter which is called as internal trade.